हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आज हम कवर करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। सेकेंड वन, व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस। एक बार हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है ये समझ लिया, इसके बाद कौन कौन से ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस। थर्ड वन इज़ द पोल्यूटेंट्स कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस के अलावा भी कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिसको हम एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में, और वो बाद में जाके ऐसे टेम्परेचर चेंज होने लगते हैं, फिर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने लगते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिसको हम एमिट करते हैं, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सारे टॉपिक्स जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट वो हम कवर करेंगे। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरा देखना है, जिससे कोई भी डाउट ना बचे। और अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है कुछ ना कुछ आप मिस कर जाओगे। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, वीडियो जेन्युइनली पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आपको ये एक एनिमेशन दिख रहा होगा, ये एनिमेशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम इसको पहले समझेंगे। एक छोटा सा डायग्राम हाथ से बना के मैं आपको समझाऊंगी। इसके बाद समझने के बाद इस वाले एनिमेशन को हम फिर से देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक छोटे से डायग्राम के साथ, फिर इसमें वापस आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं एक डायग्राम के साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ठीक है, तो हम लेते हैं एक डायग्राम को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है ये। अब ये जो सन है, यहाँ में एक एग्जांपल लेते हैं सन का। ठीक है, अब सन से आ रही है रेस, और ये जो रेस होगी वो काफ़ी इंटेंस होगी। इंटेंस होने का मतलब ये है कि ये शॉर्ट वेव्स होगी। सन से आने वाले जो वेव्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होंगे, और उसको हम बोलेंगे शॉर्ट वेव्स। शॉर्ट वेव्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके जो वेवलेंथ के जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं काफ़ी कम है। तो वेवलेंथ के बीच के जो डिस्टेंस कम होने की वजह से इसको हम बोलेंगे शॉर्ट वेव्स। ये काफ़ी इंटेंस होती है। और अर्थ में जितने भी एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, आपको पता होगा कि ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसे कितने सारे लेयर्स से गुजर के अर्थ के सरफेस में आके ये जो इंटेंस सन रेस है वो आके टकराती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंसिटी ये सारे के सारे लेयर्स को पेनिट्रेट करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके, अर्थ के सरफेस में आके टकराती है। ठीक है, अब होता क्या है कि सन से आने वाली जो रेस है वो हीट एनर्जी है। अर्थ क्या है, एब्जॉर्ब करता जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब कोई एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑब्जेक्ट कोई भी एनर्जी को जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो वापस रेडिएट करने लगेगा। यहाँ पे जो हीट एनर्जी है, सन से आने वाली जो शॉर्ट वेव्स वाली हीट एनर्जी है, ये सरफेस में आके एब्जॉर्ब कर दिया। अब प्रकृति जो हमारी एनवायरनमेंट ऐसी है कि अर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए, टेम्परेचर को स्टेबल रखने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी आती है हमारा अर्थ वापस उसको रेडिएट कर देता है। जितनी भी हीट एनर्जी आती है उसको वापस रेडिएट बैक कर देता है। मतलब वो एब्जॉर्ब करके उतना पूरा का पूरा एनर्जी वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो ये हीट एनर्जी जो जितनी भी अर्थ ने एब्जॉर्ब किया, इसको वापस रेडिएट करेगा अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। ये लॉन्ग वेव से रेडिएट बैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट वेव से आने वाली, सन से आने वाली इंटेंस को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जब रेडिएट करेगा तो ये लॉन्ग वेव से रेडिएट बैक करेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गए, वाटर वेपर हो गए,
ये सारे के सारे ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नेचुरली पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये कैसे करते हैं कि सन से आने वाले जो इंटेंस शॉर्ट वेव्स हैं, ये इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस इसको अंदर आने देते हैं, इसको पेनिट्रेट करके अर्थ में एब्जॉर्ब करने देते हैं। लेकिन अर्थ से तो जाने वाली जो वेव्स होती हैं, जो रेडिएट करके वापस एटमॉस्फेयर में जा रही होती है, वो लॉन्ग होती है। लॉन्ग वेव्स को ये ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती है। जो रेडिएशन हीट एनर्जी जो ये रेडिएट कर रहा है अर्थ, इसके कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को ये ग्रीन हाउस गैस ट्रैप कर लेती है, कुछ अमाउंट ऑफ, और बाकी के जितने भी हीट है उसको बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है। मतलब कि हीट एस्केप्स। हीट एस्केप्स का मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को छोड़ देती है, बाकी की हीट एनर्जी को वो ट्रैप कर लेती है। तो ये हीट एनर्जी को जब ये ट्रैप कर लेती है ग्रीन हाउस गैस, तो इससे क्या होता है, हमारे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर होता है वो माइल्ड रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशन स्टेबल रहता है, टेम्परेचर एक स्टेबल टेम्परेचर रहता है। अगर मान लीजिए नेचुरली ग्रीन हाउस गैस अवेलेबल ना होता हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो ऐसे में क्या होगा कि सन से आने वाली जो इंटेंस हीट है वो अब्जॉर्ब करता जाएगा और उतने ही हीट एनर्जी को वो वापस रेडिएट करता जाएगा। तो मतलब जो ग्रीन हाउस गैस अगर बीच में ना हो एटमॉस्फेयर में, तो जितना आया उतना पूरा का पूरा रेडिएट कर गया। ट्रैपिंग सिस्टम हुआ नहीं, हीट ट्रैपिंग हुई नहीं। हीट ट्रैपिंग नहीं हुई तो मतलब कि टेम्परेचर कंडीशन मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाएगा। मतलब दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि कोई ऐसा टेम्परेचर, कोई ऐसा हीट ट्रैप ही नहीं हुआ जिससे एक माइल्ड कंडीशन बनी रहे। तो ये हमारे नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में हमारी प्रकृति ने इस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस को दिया है, जिस वजह से हमको हमारे जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सस्टेन कर सके हमारी अर्थ में। तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो डायग्राम है ये बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है ये समझने के लिए। अब हम एक एनिमेटेड डायग्राम से समझेंगे कि कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क करता है। यहाँ देखिए, जैसे ही सनलाइट अर्थ के सरफेस पे आके टकराती है, कुछ हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस में और कुछ एब्जॉर्ब और री रेडिएट कर देती है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। इससे क्या होता है, जो हीट ट्रैपिंग की जाती है, इससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो क्लाइमेट होती है, जो टेम्परेचर होता है वो माइल्ड रहता है, स्टेबल रहता है। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो आप इस एनिमेशन को बार बार देख सकते हैं। इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ द हीट इज अब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेस एंड रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन वार्मिंग द अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन को समझें, डेफिनेशन से समझने की कोशिश करें, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हैपेंस व्हेन सर्टेन गैसेस नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस कलेक्ट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। These gases which occur naturally in the atmosphere include carbon dioxide, methane, nitrogen oxide and fluorinated gases जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। कहने का मतलब ये एक्चुअली में कुछ ही गैसेस के नाम मैंने दिए हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और बहुत से ऐसे गैसेस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो डेफिनेशन अब हम समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें कुछ ऐसे गैसेस, सर्टेन गैसेस, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में नेचुरली पाए जाने वाला ग्रीन हाउस गैसेस है। अब आप पूछोगे कौन से ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस, वाटर वेपर हो या कुछ भी ऐसे गैसेस जो नेचुरली अर्थ के एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हो। ऐसे सर्टन ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से जो इफेक्ट होता है, जो इफेक्ट क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं और जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे 4 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस नेचुरली अवेलेबल होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। बट ऐसे कितने सारे गैसेस होते हैं, ऐसे कितने सारे चीज़ें होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नेचुरली अवेलेबल नहीं है, बट वी एज अ ह्यूमन बीइंग थ्रू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमने एमिशंस के थ्रू एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो सारे गैसेस को डाल दिए गए हों, तो ऐसे एमिशंस को हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं? फर्स्ट है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मान लीजिए ग्रीन हाउस गैसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो अपना काम कर रहा है और उससे हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर सब सस्टेन हो रहा है, बट उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए एटमॉस्फेयर में तो वो प्रॉब्लमेटिक है, बाद में जाके ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए किसी ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी बढ़ जाना थ्रू एमिशन, उसकी वजह से हम इसे पॉल्यूटेंट्स में कंसिडर करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, सेकेंड वन इज़ फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस मतलब कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू कुछ ऐसे गैसेस एमिट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक कार्बन, जिसे हम सूट भी बोलते हैं। ये एक सॉलिड पार्टिकल है जिसको हम ऐश बोल सकते हैं या मतलब राख। तो ये एक पॉल्यूटेंट है। तो ऐसे सारे पॉल्यूटेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, साथ में ऐसे सारे ग्रीन हाउस गैसेस को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ओके, सो हमने अभी पढ़ा था कि ग्रीन हाउस गैसेस की इंक्रीज होने की वजह से, मतलब कि उसकी क्वांटिटी जब बढ़ जाती है थ्रू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से। कैसे एक्टिविटीज़? जैसे कि एमिशन करना, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन करने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, तो बाद में उसको हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से जो हम एमिट करते हैं? वो है पहला, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ग्रीन हाउस गैस हम कैसे एमिट करते हैं। हम अपने एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी सस्टेनिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अलावा भी एमिशन कैसे करते हैं। जैसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जैसे प्लांट्स और ट्रीज, आपको पता होगा कि प्लांट्स एंड ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन इनटेक करते हैं। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स और ट्रीज लेता है, मतलब वो इनटेक करता है। अब डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक रीज़न है। सेकेंड वन इज़ द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जैसे आपने सुना होगा इंडिया में भी या फिर इंडिया के बाहर भी, जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जैसे एक फर्टाइल लैंड ढूंढ लेते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन होने के बाद कुछ टाइम बाद जब वो लैंड की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है तो वो लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, कोई और लैंड ढूंढ लेते हैं जहाँ का फर्टाइल लैंड हो। और जो पुराना फर्टाइल लैंड था जिसकी फर्टिलिटी लूज़ हो चुकी है, तो वहाँ पे जितने भी रेसिडुअल्स होते हैं, जितने भी भूसे वगैरह होते हैं, तो आफ्टर कल्टीवेशन वो जला देते हैं। तो जलाने में क्या होता है कि जो रेसिडुअल्स होते हैं उसको जलाने के बाद कार्बन एमिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आप बर्न करोगे तो एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट करोगे। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से भी कार्बन का डिपोजिशन एटमॉस्फेयर में होता है। थर्ड वन इज़ द फॉसिल फ्यूल बर्निंग। फॉसिल फ्यूल बर्निंग मतलब कि जैसे आपको पता है कि जो भी मतलब क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल मतलब कि जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो रिफाइंड पेट्रोल डीजल होते हैं ना, क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो फॉसिल फ्यूल से निकलता है। वो बाद में फिर व्हीकल में जब हम डालते हैं, फिर व्हीकल जब यूज़ करते हैं तो वो एमिट करता है, और वो एमिशन भी कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट करता है। सेकेंड वन इज़ द रीज़न कि कोयला, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोयला का यूज़ किया जाता है, कोल। तो फॉसिल फ्यूल मतलब वही, फॉसिल फ्यूल बर्निंग का मतलब वो भी एक रीज़न है कि आप जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को जलाओगे उतना ज़्यादा
कार्बन डिपॉजिट होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ रीजंस हैं। अब आते हैं ओजोन में। ये ओजोन एक्चुअली में वो वाले ओजोन नहीं है जो स्ट्रेटोस्फियर में पाए जाते हैं। ओजोन एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एक स्ट्रेटोस्फियर में पाए जाने वाले ओजोन लेयर, और एक जो हम एज अ पॉल्यूटेंट अपने थ्रू एमिशंस हम एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट करते हैं। तो इस ओजोन की जो बात कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में जो हम खुद थ्रू एमिशन करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस होता है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब बहुत ही कम अमाउंट के होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड या और भी कोई ग्रीन हाउस गैस। ओजोन बहुत ही कम प्रोपोर्शन के होते हैं। और ये जो ओजोन अगर पाए भी जाते हैं तो मेनली कन्फाइंड टू स्ट्रेटोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर में ही पाए जाते हैं। अगर हम इसका एमिशन करते भी हैं ओजोन का, तो कैसे होता है कि कुछ ऐसे वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, वो वॉलेटाइल कंपाउंड्स जैसे कि NO2, तो NO2 क्या होते हैं कि वॉलेटाइल दूसरे वॉलेटाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में वो जब रिएक्ट करते हैं वॉलेटाइल कंपाउंड्स तो बाद में वो ओजोन बन जाता है, ठीक है। तो ये ओजोन का एक है। नेक्स्ट वन इज़ द वाटर वेपर। वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। आपको ये कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ कि वाटर वेपर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब कि हाइट जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होती जाएगी। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब कि जैसे कि ये एक अब ये अर्थ है मान लो, तो ये इक्वेटर है। इक्वेटर के जितना लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा इसकी वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। मतलब कि पोलर एरियाज़ में जो होगा वो वाटर वेपर कम होगा और इक्वेटर में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर पाए जाएंगे। मतलब लैटिट्यूडनल जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा लैटिट्यूडनल हाइट, उतना ज़्यादा वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होती जाएगी। लैटिट्यूड भी और ऑल्टीट्यूड भी, दोनों के केस में वाटर वेपर कम होता जाएगा, ठीक है। नाउ फाउंड मोर इन वार्म एंड ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर। वही मैंने आपको बताया कि इक्वेटर वाले रीजन में सबसे ज़्यादा वाटर वेपर पाया जाता है, क्योंकि वो वार्म होता है, वो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, आपको पता होगा। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इक्वेटर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और पोलर एरियाज़ में बहुत कम पाए जाते हैं। वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट वन इज़ द मीथेन। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस, ये मीथेन का कैसे हम एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में? एनिमल वेस्ट, जैसे कि मान लो लाइव स्टॉक, जो डोमेस्टिक लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है, पशुपालन, मतलब कि जैसे लाइव स्टॉक को आप मतलब मैनेज करते हो तो उसका जो एनिमल वेस्ट निकल के आता है उसको आप कैसे यूज़ करते हो? आइदर यू आर यूजिंग गोबर गैस। अगर आप गोबर गैस का यूज़ करते हो तो वो गोबर गैस को बर्न करने के बाद जो कार्बन होता है, जो मीथेन होता है वो एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट हो जाता है। कार्बन, गोबर गैस से निकलने वाला जो कंपोनेंट है मीथेन, वो डिपॉजिट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। अगला क्या है? बायोलॉजिकल मैटर लाइक स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग में जो भूसा, परालियाँ जलाते हैं ना, जैसे जो रेसिडुअल होते हैं कल्टीवेशन के बाद, तो वो जो स्टबल बर्निंग होती है तो जलाने के बाद जो गैस रिलीज होती है वो मीथेन होती है। मीथेन के अलावा कार्बन भी होती है, मीथेन भी होती है स्टबल बर्निंग में। तो वो जब रिलीज होती है मीथेन तो वो ग्रीन हाउस गैस, एज अ ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है एटमॉस्फेयर में। तो वो भी एक कारण है। बायोलॉजिकल मैटर में जैसे एनिमल वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट को जैसे आप गोबर गैस जैसे यूज़ करोगे तो हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ द डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल। जैसे कि आपको पता होगा कि जितना भी जैसे पूरे शहर का जो कचरा होता है, कुछ ऐसे पूरे शहर का कचरा इकट्ठा करके कुछ ऐसी जगह को सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पे पूरा डंप कर देते हैं, तो वो लैंडफिल हो जाता है।
तो वहाँ पे जब कचरा पड़े पड़े क्या होता है कि उसमें मीथेन का प्रोडक्शन होने लगता है, मीथेन रिलीज़ होने लगता है, वो गैस रिलीज़ होने लगती है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मतलब वहाँ जो वेस्ट पड़े पड़े डीकम्पोज होता है, तो उससे निकलने वाली जो गैस होती है वो मीथेन होती है, और वो बाद में जाके एटमॉस्फेयर में जाके डिपॉजिट हो जाती है। नेक्स्ट है कुछ नेचुरल सोर्सेस जिसकी वजह से मीथेन रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, वो है वेटलैंड्स, वाइल्ड फायर्स, वॉल्केनोस एंड ओशंस। वेटलैंड्स का मतलब कुछ ऐसे मॉइस्चर वाले एरिया, जैसे कि लेक्स हो गए, कुछ ऐसे दलदल आपने सुने होंगे, तो वो सारे वेटलैंड्स में आते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर देयर, तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियाज धीरे धीरे करके वो प्रोड्यूस होने लगते हैं, और वो बैक्टीरिया धीरे धीरे करके वो मीथेन को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो वेटलैंड्स एक रीज़न है, एक नेचुरल सोर्स है जिसकी वजह से मीथेन रिलीज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ वाइल्ड फायर्स, जैसे जंगलों में आग लगना, जो सूखे जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो वाइल्ड फायर्स मतलब कि जलने लगते हैं। तो वाइल्ड फायर्स होने से क्या होता है कि जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं सूखे, तो उसमें कार्बन कंटेंट होने के साथ साथ मीथेन भी होते हैं, तो वो मीथेन जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट वन इज़ द वॉल्केनोस। वॉल्केनोस जब इरप्ट होते हैं तो बहुत सारी गैसेस वाटर वेपर के साथ इरप्ट होती है, तो उसमें से एक जो गैस होती है वो है मीथेन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ ओशंस। ओशंस से भी मीथेन का रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में। तो ये तो थे कुछ नेचुरल सोर्सेस जिससे मीथेन रिलीज़ हो सकता है। एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि इट इज़ मोर पोटेंट दैन CO2 बट हैज़ शॉर्ट लाइफ स्पैन। कहने का मतलब CO2 के कंपैरिजन में मीथेन ज़्यादा पोटेंट होता है, बट इसका जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है। पोटेंसी का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा ग्रीन हाउस गैस जिसकी पोटेंसी मतलब कैपेसिटी हीट ट्रैपिंग के लिए ज़्यादा होगी। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे बोला जाए कि CO2 से ज़्यादा पोटेंट है, तो मतलब मीथेन को हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। पोटेंसी का मतलब कैपेसिटी, ठीक है। बट यहाँ पे शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है CO2 के कंपैरिजन में। इसका ज़्यादा टाइम तक ये सस्टेन नहीं रहता एटमॉस्फेयर में मीथेन CO2 के कंपैरिजन में। CO2 इससे ज़्यादा टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहता है जब भी हम उसको एमिट करते हैं, ठीक है। तो ये तो था मीथेन का। मीथेन मतलब कि कोई भी बायोलॉजिकल मैटर जिसे हम वेस्ट बोलेंगे, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो, ह्यूमन वेस्ट हो, कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल वेस्ट हो, वो जैसे गोबर गैस हो, गोबर गैस को बर्न करके जो रिलीज़ होगा वो मीथेन होगा, ठीक है। वो उससे हम मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब वो डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द बायोलॉजिकल मैटर में जैसे स्टबल बर्निंग हो गया। स्टबल बर्निंग जैसे पराली जलाना, वो उसमें मीथेन कंटेंट होने की वजह से जब जलता है तो वो डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट वन लैंडफिल। लैंडफिल मतलब कि जैसे कचड़े वगैरह के ढेर जहाँ पे लगे रहते हैं वो धीरे डीकम्पोज जब होने लगते हैं तो उससे क्या होता है कि मीथेन रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये भी एक रीज़न है। कुछ नेचुरल सोर्सेस की बात हमने की थी और पोटेंसी की बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, और उसकी लाइफ स्पैन उसके कंपैरिजन में कितनी होती है ये भी हमने देखी। तो मीथेन हो गया। नेक्स्ट वन, अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस। आपको याद होगा कि मैंने ग्रीन हाउस गैसेस के अलावा कुछ पॉल्यूटेंट्स बताए थे जो हम खुद से एमिट करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं होता नेचुरली, बट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हम एमिट करते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो फ्लोरिनेटेड गैसेस कैसे रिलीज़ होते हैं, हम कैसे उसको रिलीज़ करते हैं? या एक्चुअली में सबसे पहले अगर बोला जाए तो इट्स अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ये जो गैस होते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि ये सीधा ओजोन को जाके हिट करते हैं। क्योंकि बाकी सारे ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते ओजोन लेयर पर ये जो फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं ये ओजोन को जाके डिप्लीट करते हैं।
ऐसे सब्सटेंसेस ओजोन को जाके डिप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसका मतलब उसी तरफ हम जा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए अभी के लिए कि फ्लोरिनेटेड गैसेस की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन वो एक कारण है, मतलब ये एक वन ऑफ द गैसेस है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होता है, ये एक सब्सटेंस की वजह से। तो अब जो फ्लोरिनेटेड गैसेस है वो कैसे बनता, कैसे रिलीज़ कैसे होता है एटमॉस्फेयर में, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के वजह से होता है। जैसे हमारे इंडस्ट्रीज़ जो मैन्युफैक्चर करती है कोई भी डिवाइसेस एक्विपमेंट्स, उसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसमें एल्यूमिनियम वाले सब्सटेंस होते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, ये जब ये डिवाइसेस में पाए जाते हैं तो इनकी वजह से ये एक गैस रिलीज़ होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रेफ्रिजरेटर्स हो गया, एसी हो गया, एरोसॉल कैंस हो गया, ये सारे के सारे चीज़ों में इक्विपमेंट्स डिवाइस में पाए जाते हैं। ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जाएगा, एल्यूमिनियम कंटेंट्स का यूज़ किया जाएगा। तो चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, तो इन सारी चीज़ों में ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाएगा। तो जब यूज़ किया जाएगा तो ये सारी गैसेस, इनकी वजह से ये फ्लोरिनेटेड गैसेस रिलीज़ होगी एटमॉस्फेयर में। तो इसकी वजह से जो फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब फ्लोरिनेटेड गैसेस कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप के फ्लोरिनेटेड गैसेस होते हैं, अब हम ये देखते हैं। पहला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम HFC बोलते हैं। सेकेंड इज़ परफ्लोरोकार्बन, PFC जिसे बोलते हैं। थर्ड वन इज़ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसे SF6 बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, जिसे NF3 बोलते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस के। ये सारे जो फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। ये सारे सेमीकंडक्टर्स और कुछ एल्यूमिनियम वाले कंटेंट्स में पाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज जब मैन्युफैक्चर करती है तो उन सब में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं, हमने सारे एक एक करके सारे गैसेस को, ग्रीन हाउस गैसेस और पोल्यूटेंट्स को देख लिए हैं। अब हमको ये देखना है कि कौन सी क्वांटिटी, कौन सी गैसेस सबसे ज़्यादा है और कौन से गैसेस सबसे कम है। तो हम जब एमिशन करते हैं किसी ग्रीन हाउस गैस का, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हम एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में, सबसे ज़्यादा हम CO2 एटमॉस्फेयर में एमिट करते हैं। उसके बाद आता है मीथेन, उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद आता है फ्लोरिनेटेड गैसेस। मतलब फ्लोरिनेटेड गैसेस डेंजरस ज़रूर होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो मतलब कम एमिशन होता है बाकी सारे ग्रीन हाउस गैसेस के कंपैरिजन में। ये जो पोल्यूटेंट है वो बहुत ही कम एमिट होता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन फिर भी ये बहुत डेंजरस होता है। थोड़ी सी क्वांटिटी भी ओजोन को डिप्लीट कर सकती है। और ये जो फ्लोरिनेटेड गैसेस है ना, वो सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टाइम तक टिका रहता है। मतलब 2000 से 3000 ईयर्स तक ये गैसेस सस्टेन रहते हैं उस एटमॉस्फेयर में। एक बार आपने एमिट कर दिया फ्लोरिनेटेड गैसेस को तो वो 2 से 3,000 साल तक वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जबकि बाकी सारे गैसेस इतने साल तक नहीं रहते एज़ कम्पेयर टू फ्लोरिनेटेड गैसेस। भले ही कम एमिशन हो रहा हो, लेकिन ये डेंजरस है, ओजोन डिप्लीट कर सकते हैं और इसका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नोट करने वाली बात है। हमने एमिशन देख लिया, CO2 सबसे ज़्यादा होता है, एमिट हम सबसे ज़्यादा करते हैं। इसके बाद मीथेन एमिट करते हैं, फिर नाइट्रस ऑक्साइड करते हैं। इसके बाद जो लीस्ट एमिटेड ग्रीन हाउस गैस, जिसे पोल्यूटेंट हम बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है नहीं, ये नेचुरली एग्जिस्टिंग नहीं है, ये इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के वजह से ये पोल्यूट हम कर रहे हैं। तो फ्लोरिनेटेड गैसेस बहुत ही कम एमिट करते हैं अभी के टाइम में, बट येस ये एमिट करते हैं और ये काफ़ी डेंजरस भी है। अब नेक्स्ट एक पोल्यूटेंट है जिसको हम बोलेंगे ब्लैक कार्बन या फिर सूट।
ये लास्ट एक पॉल्यूटेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो ब्लैक कार्बन को ही हम सूट बोलते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है, ये आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ भी जलाते हैं तो राख जो बचता है, जो ऐश बचता है, तो वही होता है ब्लैक कार्बन या फिर सूट। ये एक सॉलिड पार्टिकल होता है, इसे हम एरोसॉल भी बोलते हैं। ये मतलब जो ऐश होता है, जो राख बचती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है एयर पोल्यूटेंट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस, एग्जिस्टिंग ग्रीन हाउस गैस तो है नहीं, वो हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के थ्रू जलाया, फ्यूल को जलाया, उसके बाद जो राख बचा वो तो एयर पोल्यूटेंट ही होगा। ठीक है, तो ये एयर पोल्यूटेंट है। अब ये बनता कैसे है, ये ब्लैक कार्बन जिसे हम सूट बोलते हैं, ये एयर पोल्यूटेंट बनता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या है, कभी भी कोई भी फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब जलाते हैं तो वो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो वो होता है कंप्लीट कंबशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन का बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होने पर जब कोई भी फ्यूल को, मान लीजिए फ्यूल मतलब कोई वुड को ही जला दिया, तो वुड को जब हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाएंगे या फिर ऑक्सीजन के बहुत कम मात्रा में जलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, और कुछ रेसिड्यू बचेंगे, कुछ राख बचेंगे जिसको हम बोलेंगे ब्लैक कार्बन और सूट। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब अधूरा कंबशन। पूरा कंबशन कब होगा, जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको मतलब उसको जलाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। जबकि इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और जो बचेगा, जो रेसिड्यू बचेगा वो ब्लैक कार्बन होगा या फिर सूट होगा। तो वही ब्लैक कार्बन और सूट है जो अधूरा इनकम्प्लीट कंबशन के बाद बनता है, वो एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है, अब ये जो ब्लैक कार्बन है ये एक पोल्यूटेंट है, इसके वजह से बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाके लंग्स में इन्फेक्ट कर सकता है, लंग कैंसर होने के चांसेस हैं, मतलब आईज, थ्रोट, नोज वगैरह चोक हो सकते हैं, मतलब डिजीजेस होने के चांसेस हैं। उसके अलावा भी ये नेचुरल तरीके से भी बहुत हार्मफुल है। कैसे, अब हम देखते हैं। देखिए, जो ब्लैक कार्बन होता है इसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, तो ड्यू टू इट्स ब्लैक कलर इट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड हीट। ब्लैक कलर होने की वजह से ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट के हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि आपने कोई भी स्नो कवर्ड एरिया देखा होगा, जैसे हिमालयन एरियाज, जो ग्लेशियर एरियाज है, तो ऐसे एरियाज जैसे स्नो से कवर्ड हो, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, स्नो कवर्ड एरिया, जैसे ये स्नो है, ये जो सरफेस है ये स्नो से कवर्ड है। ठीक है, अब जब सनलाइट जब पड़ती है तो सनलाइट अपनी रेस जब इस पे डालेगी तो जो स्नो का कलर है वो वाइट होने के वजह से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो सन रेस इस पे पड़ेगी तो जो सन की जो हीट होगी, जो सनलाइट होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाने की वजह से ये स्नो पिघलेगा नहीं, तो स्नो वैसा का वैसा बना रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्बीडो। एल्बीडो एक प्रोसेस है जिसके वजह से स्नो का कलर वाइट होने की वजह से ये सन रेस जो होती है उसकी हीट वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इस वजह से स्नो पिघलता नहीं, जितना पिघलना होगा, जितना रिवर्स के थ्रू वो बह के हमको जितनी ज़रूरत है वो नेचुरली हमको मिलती रहेगी। ठीक है, ये एक केस है। अब क्या होगा कि जब ये ब्लैक कार्बन इस स्नो वाले एरिया में आके डिपॉजिट हो जाता है, मान लो ये स्नो कवर्ड एरिया है, इसमें ब्लैक कार्बन आके डिपॉजिट होगा। अब क्या होगा कि सनलाइट जब इस पे पड़ेगी, तो सनलाइट जब पड़ेगी तो ब्लैक कार्बन का कलर तो ब्लैक है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक ना होने के कारण ये एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि इसका ब्लैक कलर होने की वजह से ये एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा
और हीट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगा। इसमें क्या होगा कि स्नो जो होगा धीरे धीरे करके पिघलने लगेगा। एक बार वो पिघल गया फिर उसके बाद फ्लड वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। आगे चल के हो सकता है कि सी लेवल राइज कर जाए। फिर आफ्टर ग्लेशियर ऐसा हो सकता है कि बहुत जो ग्लेशियर्स हैं वो बचे ही ना, तो हमको ग्लेशियर्स फिर जब मिलेंगे नहीं तो फिर रिवर्स जो होंगे, पानी जो हमको मिलता है जो ग्लेशियर पिघलने के बाद, वो मिलने वाली कंडीशन ना हो पाए। तो ऐसे में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है उसमें अफेक्ट हो सकता है, फूड सिक्योरिटी भी उसमें अफेक्ट हो सकता है। काफ़ी कंडीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं। तो जो ये ब्लैक कार्बन है ये स्नो कवर्ड एरिया में जब डिपॉजिट हो जाता है तो ये हार्मफुल होता है। ये इवन स्नो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो ब्लैक कार्बन एक एयर पोल्यूटेंट है जिसको हमें बहुत ही कंट्रोल करना ज़रूरी है बाकी सारे पोल्यूटेंट्स की तरह। तो आई होप आपको ये जो सिनेरियो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये एक वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है, एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए हमको पता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिट हम कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस गैस हो रहे हैं, लेकिन कितना क्वांटिटी में हो रहे हैं, कौन से गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा सबसे ज़्यादा हीट ट्रैप कर रहा है, कौन सा कम ट्रैप कर रहा है, और वो सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर होना ज़रूरी है। तो उस मेजर करने के पैरामीटर को हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। कहने का मतलब ये कि जब भी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि जब भी हीट जितना ज़्यादा ट्रैप होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा ग्लोबल वार्मिंग। ये तो आपको पता होगा। अब ये मेजरमेंट है, ये ये एक पैरामीटर है टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैस इन एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर में कितना हीट ट्रैप एक ग्रीन हाउस गैस ने किया, उसकी पोटेंसी कितनी है, उसकी पोटेंशियल कितनी है। पोटेंशियल मतलब उसकी हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी कितनी है, उसको मेजर करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का यूज़ किया जाता है, एक पैरामीटर। तो ये मैंने सिंपल भाषा में आपको बताया। अब मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रैप्ड या फिर एब्जॉर्ब्ड by 1 ton of a gas over a given time period relative to the emission of 1 ton of carbon dioxide। कहने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक टन ग्रीन हाउस गैस कितना हीट एनर्जी ट्रैप करता है उसको कंपेयर करेंगे 1 टन के कार्बन डाइऑक्साइड ने कितना हीट एनर्जी को ट्रैप किया उसके साथ। तो वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। फिर से मैं बताती हूँ कि 1 टन ऑफ ए गैस, कोई भी ग्रीन हाउस गैस जिसका क्वांटिटी 1 टन हो, उस 1 टन ग्रीन हाउस गैस ने कितना हीट एनर्जी को ट्रैप किया, एब्जॉर्ब किया, और उसका कंपैरिजन किया जाएगा 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हीट एनर्जी, उस 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड ने कितना हीट एनर्जी को ट्रैप किया उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। तो वो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन के साथ। अभी हमने आज के वीडियो में पढ़ा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स के हमने डिस्क्रिप्शन देखे, फिर पॉल्यूटेंट्स की वजह क्या क्या कारण है, सारी चीज़ें हमने कवर की आज की इस वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो मेरा देखना चाहते हो, आगे भी आप मुझसे पढ़ना चाहते हो इस तरीके से, तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ओजोन लेयर डिप्लीशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।